आज हम एक ऐसे कॉरपोरेट घोटाले की पड़ताल करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत के बैंकिंग सिस्टम की नींव को चुनौती देता है, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश माहौल पर भी गहरा असर डाल सकता है। बात हो रही है अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप पर लगे 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की, जिसमें ईडी, सीबीआई, सेबी और एसबीआई जैसी शीर्ष संस्थाएं सक्रिय हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल फगेरिया और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया, जहां हम रोज बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की, बिना किसी दिखावे, ओवर हाइप या पर्सनल बायस के। हम अन अकेडमी और अड्डा 24/7 जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरह छोटी बात को अननेसेसरली सेंसेशनल बनाकर पेश नहीं करते। यहाँ आपको मिलेगा एकदम ग्राउंडेड और फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, जिसमें जियोपॉलिटिक्स का मतलब जियोपॉलिटिक्स ही होता है, ना कि किसी टीचर की पर्सनल ओपिनियन रैप्ड इन ड्रामा। एक बार फिर उद्योगपति अनिल अंबानी और उनका रिलायंस ग्रुप कानूनी शिकंजे में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को एक ऐसे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक हो सकता है। ये पूरा मामला 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। तो आखिर ये मामला है क्या? दरअसल इस जांच की जड़ें साल 2017 से 2019 के बीच हैं, जब येस बैंक ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया था। मुख्य आरोप यह है कि लोन की इस रकम का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया गया जिसके लिए वो ली गई थी, बल्कि पैसे को अवैध रूप से कई शेल कंपनियों और रिलायंस ग्रुप से जुड़ी अन्य इकाइयों में डाइवर्ट कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि यह कथित फ्रॉड आखिर किया कैसे गया। जांच में सामने आया कि CLEPVT लिमिटेड नाम की एक कंपनी इस मामले के केंद्र में है, जिसे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इस कंपनी को रिलेटेड पार्टी यानी अपने से जुड़ी कंपनी घोषित ही नहीं किया, ताकि शेयर होल्डर्स और ऑडिट कमेटी की अनिवार्य मंजूरी लेने से बचा जा सके। इतना ही नहीं, सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने CLE को दिए गए 8,300 करोड़ से अधिक के लोन को बाद में राइट ऑफ भी कर दिया, यानी ये मान लिया कि ये पैसा अब वापस नहीं आएगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देश की कई बड़ी एजेंसियां शामिल हैं। ईडी ने 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है और ईडी के अलावा सीबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। यहां तक कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है और सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? दरअसल ऐसे घोटाले बैंकिंग सिस्टम की नींव यानी भरोसे को हिला देते हैं, क्योंकि बैंकों में जमा पैसा जनता का होता है। जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना लोन लेकर उसे नहीं चुकाता है, तो इसका सीधा नुकसान आम टैक्स पेयर्स और निवेशकों को होता है, जिससे शेयर बाजार में भी अस्थिरता आती है। तो ऐसे में सरकार और एजेंसियों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में सक्रियता दिखा रही हैं, लेकिन भविष्य के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को और सख्त करने, लोन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और शेल कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ अनिल अंबानी या येस बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के कॉर्पोरेट और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगर इस मामले को सख्ती और निष्पक्षता से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाता है, तो ये भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकता है, और अगर नहीं तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश की माहौल पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इस पूरे मामले का समाधान एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया, दोषियों को सजा और सिस्टम में लाई गई पारदर्शिता से ही संभव है। और अंत में ये मामला हमें सिर्फ एक कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की याद दिलाता है जिस पर हमारा भरोसा टिका होता है: बैंकिंग, नियामक संस्थाएं और कानून। जब सवाल इतना बड़ा हो कि 17,000 करोड़ रुपए की रकम किसकी जिम्मेदारी है, तो जवाब सिर्फ जांच एजेंसियों से नहीं, पूरे सिस्टम से मांगा जाना चाहिए। अगर इस जांच को निष्पक्षता और पारदर्शिता से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया गया, तो ये एक मिसाल बन सकती है, वरना ये उदाहरण बन जाएगा कि बड़े घोटाले भी बेकसूर रह सकते हैं। मैं हूं कोमल फजेरिया और आप देख रहे थे जियो पॉलिटिक्स विद कोमल फजेरिया। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही तथ्यपूर्ण विश्लेषण आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।